इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। तो आर्थिक स्थिति की जहां तक सवाल है, मौर्य काल में कुल 27 अध्यक्ष हुआ करते थे। 27 अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे जो कृषि या इस तरह की कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि गतिविधियों पे नियंत्रण रखते थे, उसको कंट्रोल करते थे। 27 अध्यक्ष अधिकारी जो थे, ये 27 अधिकारी कृषि, व्यापार, वाणिज्य जिसे आप ट्रेड कॉमर्स कहते हैं, और वेट एंड मेजरमेंट आज जिसे कहते हैं बाट और माप, कटाई बुनाई से लेकर के जो माइनिंग तक का कार्य था राज्य का, वो ये अधिकारी सब पे नियंत्रण रखते थे। ये 27 अध्यक्ष जो हुआ करते थे, ये 27 अध्यक्ष जो हुआ करते थे, ये राज्य की जितनी भी गतिविधियां थी, कृषि थी, वाणिज्य था, व्यापार था, बाट माप था, कटाई बुनाई था, शिल्पकारी थी, उस सबका ये सब पे ये नियंत्रण रखते थे, सबका ये रेगुलेशन करते थे। और यहाँ भारत में भी मिस्र की भांति मैगस्थनीज बताते हैं कि राज्य जो है, ये राज्य अपने जमीन को, कृषि भूमि को नपवाती थी, राज्य के अधिकारी उसका निरीक्षण करते थे। और मिस्र की भांति यहाँ भी किसानों को नहर के द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नहरों से छोटी छोटी नालियां निकाल के खेत तक पानी पहुंचाए गए। और इसमें राज्य जमीन को मापता था, नापता था, बाकायदे उसका मेजरमेंट होता था, उसका इंस्पेक्शन करते थे वो। यानी कहने का मतलब इन गतिविधियों पर राज्य का खूब नियंत्रण था। दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था, दासों को कृषि कार्य में लगाए जाने से सब एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास ये हुआ, सोशल डेवलपमेंट ये हुआ कि कृषि कार्यों में, एग्रीकल्चर वर्क्स में जो है दासों को लगाया गया। लेकिन मैगस्थनीज को अगर आप पढ़ेंगे तो मैगस्थनीज कहते हैं कि हमने भारत में दास नहीं देखे। मैगस्थनीज कहते हैं कि उन्होंने दास नहीं देखे, लेकिन ये सच नहीं है। जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे तो पीछे हमने चर्चा की थी कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह में पुरोहितों को जो है तमाम दान दक्षिणा के साथ घरेलू दास भी दिए जाते थे। ये बात सच है, लेकिन मैगस्थनीज जिस अर्थ में कहते हैं कि उन्होंने भारत में दास नहीं देखे, तो यूनान में, रोम में एक अलग दास प्रथा थी, वो शायद भारत में नहीं थी। और मौर्य काल में दासों को व्यापक रूप से कृषि कार्यों में लगाया गया। पीछे हम देख रहे थे जब कृषि का विस्तार हुआ, काफी विस्तार किया उन्होंने, जिसके कारण से जो है काफी कृषि भूमि थी, वहां पे दासों को लगाया गया, उत्पादन बढ़ाया गया। और इतने विशाल साम्राज्य के लिए राजस्व और धन एकत्र करना और इतनी बड़ी सेना का रखरखाव करना, इस सब के लिए धन की आवश्यकता थी। राज्य के पास जो बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे, कृषि फार्म थे। कहते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग से जो करीब 1.5 लाख दास पकड़ करके लाया, जिससे कृषि कराई। 1.5 लाख अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन ये सच है कि वहां से लोगों को ला करके कृषि कार्य में लगाया गया। तो ये संक्षेप में उत्पादन की दृष्टि से अगर आप कहें तो हो सकता है कि प्राचीन भारतीय समाज में दास समाज न रहा हो जिस तरीके से यूनान और रोम में हुआ करता था। लेकिन भारत में ये काम, दास वाला काम शूद्र किया करते थे। ये बात जान लीजिए, भारत में ये दासों वाला काम, शायद यही नजरिया है कि मैगस्थनीज कहते हैं उन्होंने दासों को नहीं देखा। और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि नहीं, कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाते थे, ऐसा वो मानते हैं। और अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो आज की जैसे आप देख रहे हैं भारत में सूत कातना है। अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो सूत कातना और कपड़ा बनाना, ये जो है ये उस समय से ही हमारी टॉप मोस्ट इंडस्ट्री थी। जैसे हम आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, सूत काटना, कपड़ा बनाना। और आप जानते हैं इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था, काशी था, बंग था, मालवा था, ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। और कौटिल्य ने जो है एक वस्त्र की चर्चा की है बार बार, उसका नाम है चीनपट्ट। कभी चीनपट्ट आ जाए, चीनपट्ट है तो चीनपट्ट जो है मौर्य काल में जो है रेशम के वस्त्र को चीनपट्ट बोलते थे। जो रेशमी वस्त्र बनते थे, रेशम बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ना रेशम, तो रेशम के जो वस्त्र बनते थे उसे कौटिल्य ने चीनपट्ट कहा है। ठीक। और जानते हैं कितने बड़े बड़े शिलालेख बने, तो पत्थर तराशने का काम, काटने छाटने का काम अच्छे से होता रहा होगा। लड़ने के लिए औजार की जरूरत थी, तलवार से मारा, भाले से मारा। तो अस्त्र शस्त्र, लोहे के ये उद्योग, ये 2 उद्योग तो आप समझ गए बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे, क्योंकि पत्थर को तराशने और कटिंग का कार्य,
दूसरा जो है आपका लोहे से अस्त्र शस्त्र औजार बनाने का कार्य महत्वपूर्ण थे। अगर आप व्यापार और वाणिज्य में बात करेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ये सारी गतिविधियां जो थी इस पे राज्य कर लगाता था और अच्छे खासे कर लगाए जाते थे, इससे बहुत सारी आमदनी होती थी। और अगर आप बंदरगाह की बात करेंगे तो पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति कहाँ था याद रखिएगा, पूर्वी तट। कभी कभी देखा पश्चिमी तट तक सोचेंगे है कहाँ, ये ताम्रलिप्ति जो है, ये पोर्ट ताम्रलिप्ति, ये पूर्वी तट पे। और पश्चिमी तट पे उस समय जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो आपके भरूच कहिए, भड़ौच आज जिसे कहते हैं, और सुपारा, भरूच और सुपारा ये जो है पश्चिमी तट पे थे। ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पे और भरूच और सुपारा कहाँ, लिख लीजिए इसको, पश्चिमी तट पे, कंफ्यूजन ना हो, ये याद रखिएगा। ताम्रलिप्ति बहुत था, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, तट के भीतर अंदर याद रखिएगा पूर्वी तट, जानते हैं आप, इसको ध्यान रखेंगे। मौर्य काल में व्यापार जो है जानते हैं कहाँ कहाँ से होता था, मिस्र से, श्रीलंका, चीन और आपका पश्चिमी एशिया। और व्यापार में जो वस्तुएं निर्यात होती थी उसमें मुख्य था आपका नील, हाथी दांत और मोती, ये महत्वपूर्ण थी। और अगर कर राजस्व की बात आप करें तो कर राजस्व, कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो आपका कौन था, समाहर्ता था। समाहर्ता जो था वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। और सन्निधाता, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषागार और ग्रेनरी अन्नागार का चीफ था, का प्रमुख था। तो ये ध्यान देने की बात है, समाहर्ता और सन्निधाता में फर्क है। याद रखिएगा कि समाहर्ता जो था वो कर निर्धारण का, टैक्स असेसमेंट का सर्वोच्च अधिकारी था, वित्त मंत्री कहिए आज का इसको, समाहर्ता को। और सन्निधाता होता था, सन्निधाता वो चीफ था जो स्टेट की ट्रेजरी हुआ करती थी, कोषागार था, और ग्रेनरी अन्नागार हुआ करता था, उसका वो संरक्षक था। और टैक्स असेसमेंट का, कर निर्धारण का इतना विशाल ढांचा, इतना विशाल संगठन सबसे पहले मौर्यों ने ही खड़ा किया, ये बात ध्यान रखने की है। अगर हम ग्रामीण व्यवस्था की बात करें तो गांव में भी जो है स्टेट ग्रेनरी हुआ करती थी, राज्य भंडारण घर हुआ करता था, जहाँ की राज्य के जो किसान थे वहाँ जाकर के अन्न के रूप में अपना कर जमा करते थे। और ये कर 1/4 से 1/6 के बीच में था। और ये भी कि जब जमीन का विस्तार किया गया तो जो नए किसान बने, जिन्हें ज़मीन दी गई, उनसे ज़्यादा कर लिया जाता था। और ये रेवेन्यू जो है काफ़ी था कि कृषि की जो आय थी राज्य की, वो बड़ी अच्छी खासी थी। एक तो 1/4 1/6 ये हो गया, जो नए किसान बने, नई भूमि का विस्तार हुआ, जिन्हें जंगल काटा गया, उनसे ज़्यादा कर लिया जाता था। बताया इसकी टैक्स इरिगेशन की व्यवस्था की स्टेट ने, तो अलग से सिंचाई कर भी लिया जाता था। अब कोई आपात स्थिति अगर आ गई तो राज्य ये बात की अपेक्षा रखता था कि उसे अधिक कर दिए जाए। आपातकाल स्थिति में दबाव बनाया जाता था कि नहीं, हमें और कर चाहिए। जाहिर सी बात है कि उत्पादन ज़्यादा नहीं होता रहा होगा तो लोग अपने हिस्से में से देते रहे होंगे, वो कहने की बात तो है नहीं। और जैसे आज चुंगी होती है कि नगर से कोई बिक्री का वस्तु लेके जाइए तो जो एंट्री होती है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे चुंगी लगती, उस समय भी चुंगी लगती थी। और आज जैसे स्टेट कुछ चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखता है, ऐसे उस समय भी जैसे माइनिंग था या आपका हथियार बनाना हुआ, हथियार की बिक्री हो गई, और ये पन्नी क्या कहते हैं उसको, नहीं, मद्य बिक्री, इन तीनों चीज़ों पे मोनोपोली थी स्टेट की। और अगर आप मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा तो राजकीय मुद्रा पर्ण थी, आपको मालूम है। पर्ण की अर्धपर्ण भी हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ ही नहीं होता था, अर्धपर्ण भी हुआ करता था। और आहत मुद्राएं भी प्रचलित थी।
यानी जिन पे अलग आकृतियाँ हुआ करती थी, जैसे मोर की आकृति है, चंद्रमा है, पर्वत है, इस तरह की आकृतियाँ। तो हाथ मुद्राएं भी प्रचलन में थीं। इसके अलावा भी मुद्राएं थीं, जैसे कि ये आपका कारसार्पण था, है ना, कारसार्पण और धरण, ये मुद्राएं हैं, लिख दो यहाँ क्लियर रहेगा। और इसी तरीके से काकड़ी, अर्धकाकड़ी है, और इसी तरीके मासक भी था, एक मुद्रा मासक और अर्धमासक भी हुआ करता था, अर्धमासक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये काकड़ी, अर्धकाकड़ी, मासक और अर्धमासक ये तांबे के सिक्के थे, ये तांबे के थे, कापर के थे। और ये कारसार्पण और धरण जो था ये सिल्वर का था, चांदी का था। ठीक है, कारसार्पण और धरण ये चांदी का था, और आपकी ये काकड़ी, अर्धकाकड़ी, मासक और अर्धमागधी, काकड़ी, अर्धकाकड़ी, मासक और अर्धमासक ये तांबे के हुआ करते थे। ये रही सिक्कों की बात। और कृषि में, हाँ, कि कृषि में आप जाने कि धान बहुत लोकप्रिय था। धान जो है इनके समय में ये सर्वोत्तम फसल मानी जाती थी। सर्वोत्तम फसल जो है पैडी, धान को कहते थे। एक सर्वोत्तम फसल थी पैडी। और निकृष्टतम फसल कौन सी थी? निकृष्टतम फसल गन्ने को माना जाता था, शुगर केन। जैसे लगता था डायबिटीज लोगों को बहुत ज़्यादा थी उस समय, ऐसा कुछ नहीं था। कहते हैं कि गन्ने को अच्छा नहीं, धान को, पैडी को अच्छा माना जाता था, बड़ी अच्छी फसल माना जाता था, या कहिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। धान का जो है ये सर्वोत्तम फसल मानी जाती थी। और अब इतनी उन्नत आर्थिक व्यवस्था पैदा करने के लिए जाहिर सी बात है कि परिवहन के साधन भी बड़े अच्छे रहे होंगे, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। और परिवहन के साधन की बात आप करेंगे तो घोड़ा उस समय मुख्य साधन था, परिवहन का घोड़ा मुख्य साधन था। उत्तर भारत में गंगा और अन्य नदियों के द्वारा जल परिवहन भी होता था, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क थी जो पाटलिपुत्र को, एक शाही रोड था, इसे राजमार्ग कहेंगे आप, वो पाटलिपुत्र को जो है नेपाल से जोड़ती थी। एक शाही सड़क थी जो पाटलिपुत्र को नेपाल से जोड़ती थी, जो जाती थी बाया वैशाली और चंपारण, जो वैशाली और चंपारण हो करके नेपाल को जाती थी। और इसी तरीके से एक और बड़ी महत्वपूर्ण सड़क थी जो हिमालय के तराई में स्थित थी। ये वैशाली से, ये दूसरी जो हिमालय की तराई में थी, लिखूंगा समय बर्बाद होगा, वो वैशाली से चंपारण, चंपारण से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से कालसी, कालसी से हजारा, हजारा देहरादून में है, वहां से होते हुए पेशावर जाती थी। यानी हिमालय की तराई की जो सड़क थी वो वैशाली से पेशावर तक जाती थी। ध्यान रखिएगा, ये वैशाली से पेशावर तक रूट क्या था इसका? वैशाली से चले, चंपारण गए, चंपारण से कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु से कालसी गए, कलसी कहिए, कालसी कहिए, वहां से देहरादून, हजारा गए, हजारों से पेशावर जाती थी। और मैगस्थनीज ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण सड़क की चर्चा की है जो पश्चिम भारत को पटना से, पाटलिपुत्र से जोड़ती थी। ये सड़क पटना और सासाराम के बीच में भी थी। और एक सड़क और है जो पाटलिपुत्र से लेकर के कलिंगा को जोड़ती थी, जो पूर्वी मध्य प्रदेश से होकर के जाया जाती थी, बाया ईस्टर्न एमपी, वो पाटलिपुत्र से लेकर कलिंग तक जाती थी। और कलिंग आंध्रा और कर्नाटक से पहले जुड़ा हुआ था। इन महत्वपूर्ण सड़कों के चलते व्यापार में उन्नति हो सकी। और ये भी जानिए कि अशोक के जो, जितने पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो अभिलेख मिलते हैं वो महत्वपूर्ण राजमार्गों के किनारे मिलते हैं। और अभिलेखों के पत्थर कहाँ से आए तो आप जानते हैं, चुनार, मिर्जापुर से अभिलेखों के पत्थर आए, ठीक, इनको बनाने के लिए। और अगर हम पूर्वी छोर और दक्षिणी छोर को छोड़ दें तो पूरे भारत में अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। पूर्वी छोर और दक्षिणी छोर को छोड़ दें, यहाँ तक कि आंध्रा और कर्नाटका में भी आप देखेंगे, आंध्रा और कर्नाटका में भी अशोक के 9 अभिलेख पाए जाते हैं। ठीक,
अशोक के 9 अभिलेख पाए जाते हैं। अब हम देख लें मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला के बारे में बहुत संक्षेप में। आपको पता है कि मौर्य काल में ही सबसे पहले पत्थर की इमारतें बनाई गईं। पत्थर की इमारतें सबसे पहले मौर्य काल में ही, यही नहीं लकड़ी की इमारतें भी। पाटलिपुत्र में लकड़ी के महल का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया। मैगस्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र में उस समय लकड़ी का एक महल था। और फायान जो बौद्ध थे और चीनी यात्री, उन्होंने जो है बताया कि पाटलिपुत्र में जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो बड़ी भव्य थी, उसकी भव्यता का उल्लेख किया है। और आप देखेंगे कि पत्थर के छोटे टुकड़े, पत्थर के स्तंभों के और पत्थर के स्तंभों के जो टुकड़े और ठूठ मिले हैं, स्टंप कहिए जिन्हें, ये कुम्हरार से मिले हैं, कुम्हरार से मिले हैं। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि उस समय 80 स्तंभों वाला विशालकार भवन, विशालकार प्रसाद प्रासाद वहाँ हुआ करता था। उससे यह स्पष्ट होता है कि ये संकेत मिलता है कि 80 स्तंभों का विशाल भवन वहाँ उपस्थित था। और अगर आप मौर्यकालीन स्तंभों की बात करेंगे तो देखेंगे कि येलो कलर के सैंडस्टोन हैं, वल्वा पत्थर हैं, वो एक समूचे एक पत्थर ही हैं, उन्हीं का प्रयोग किया गया। हालांकि उसके शीर्ष पे अलग सुंदर आकृतियां शीर्ष भाग पे जोड़ी गई हैं। और अगर आप इन आकृतियों की बात करेंगे जिसमें आपने सिंह को देखा होगा, लायन को, बुल को, ये बड़े विलक्षण, बड़े अद्भुत हैं ये। अगर इस वास्तुशिल्प की आप बात करेंगे, उन शेरों को देखेंगे जो एक का एक लगा हुआ जो स्तंभ है, येलो सैंडस्टोन है, उसके ऊपर जिन्हें जोड़ा गया है, वो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े विलक्षण वास्तुशिल्प का उदाहरण है। और यही नहीं, पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले जो पकाई गई ईंटों का प्रयोग उत्तर प्रदेश बिहार में मौर्यों के काल में ही किया गया। और बताया कि मैगस्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र में लकड़ी के बने महल भी थे। और उस खनन से यह भी पता चला है कि लकड़ी के जो लट्ठे थे उनका प्रयोग उस समय फ्लड और एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाढ़ और बाह्य आक्रमण से बचाव के लिए भी किया जाता था। और मौर्य काल में ही सबसे पहले आप समझें स्टील बनाने की कला देश में, मौर्यों के संपर्क के कारण ही जो स्टील की बनाने की कला थी वो देश के अन्य भागों में फैली। उस समय इस्पात के औजार बने और स्टील के इम्प्लीमेंट्स की वजह से ही आप देखेंगे कि कलिंग जहाँ इतने घने जंगल हुआ करते थे उनकी सफाई की गई। और खेती की जो इम्प्रूव टेक्निक थी वो स्टील से डेवलप हुई। और अगर आप आंध्रा और कर्नाटका, यही नहीं, आंध्रा कर्नाटका में देखेंगे तो वहाँ पे लोहे के औजार बहुत अच्छे खासी संख्या में पाए जाते हैं, हथियार पाए गए हैं। और अशोक के स्तंभ की बात, अशोक जानते हैं कि अशोक के स्तंभ किससे प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे बताइए? हाँ, यूनानी कला और ईरान से प्रभावित थे। जो अशोक के स्तंभ थे ये यूनानी कला और ईरान से प्रभावित थे। और जब आप बराबर की गुफाओं को पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मौर्यकालीन शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कीव को काट करके, चट्टानों को काट करके निवास स्थल बनाए। ये बराबर, ये कहाँ है गुफाएं? ये गया से 30 किलोमीटर दूर हैं, गया से 30 किलोमीटर दूर हैं ये बराबर की गुफाएं। यहाँ सबसे पहले मौर्य काल में पत्थरों को काट के बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाए गए। इसी तरीके से बनगढ़ में देखेंगे आप, बनगढ़ कहाँ? ये मिदनापुर में है। यहाँ पे जो है आपको उत्तरी, क्या कहते हैं उसको, काले पालिशदार मृदभांड, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉटरी वेयर, ये मिले हैं। इसी तरीके से सिद्धपालगढ़ में आप देखेंगे, सिद्धपालगढ़ कहाँ है बताइए? हाँ, उड़ीसा में है। यहाँ से भी इस तरह के आपको NBPW मिले, लोहे के उपकरण मिले, हाथ मुद्राएं मिली। तो ये है। तो ये संक्षेप में बातें हो गई कला और स्थापत्य के बारे में, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और जो छूट रही थी, श्रेणियों का बड़ा प्रयोग होता है। श्रेणी जानते हैं क्या था? ये शिल्पियों का संगठन था। शिल्पियों का संगठन था, इसे हम श्रेणी कहते थे। ये महत्वपूर्ण है।
श्रेणी, शिल्पियों का संगठन, यानी उद्योग धंधा करने वाले जो थे उनका जो संगठन था, उनका जो संस्थान था, वो श्रेणी कहलाता था। और श्रेणियों की अलग न्यायालय हुआ करते थे, इनके अलग कोर्ट हुआ करते थे, और उसका जो मुखिया होता था, जज होता था, उसे महाश्रेणी कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, महाश्रेणी कौन होता था? महाश्रेणी जो है न्यायालय का मुखिया होता था। और जो श्रेणी जो था, ये श्रेणी शिल्पियों का जो संगठन था या कई उद्योग धंधा चलाने वालों का जो एक समूह था, ये श्रेणी कहे जाते थे। इसी तरीके से एक और शब्द आपने सुना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सार्थवाह। सार्थवाह बहुत आता है। ये सार्थवाह जो अनाज के व्यापारी थे, ऐसे व्यापारी जो अनाज से जुड़े व्यापारी थे, अनाज से जुड़े व्यापारियों का सार्थवाह था। और निगम जो था, निगम एक जाति भी आप जानते हैं, लेकिन यहाँ निगम कॉर्पोरेशन सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ मौर्य काल में निगम का अर्थ था व्यापारियों का समूह। ये व्यापारियों का समूह था। और चौथा आपका जो है क्या था, ये निगम हो गया। और इसी तरीके से एक संघ हुआ करता था। संघ जो है महाजनों और देनदारों का, और देनदारों का संगठन था ये। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये श्रेणी जो था ये शिल्पियों का संगठन था। सार्थवाह जो था ये महत्वपूर्ण था, ये अनाज से जुड़े, ग्रेन से जुड़े जो व्यापारी थे उनका समूह था। और निगम जो है व्यापारियों का समूह था। संघ जो है महाजनों और देनदारों का संगठन था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रेणियों के अलग न्यायालय होते थे जिनके मुखिया को महाश्रेणी कहते थे। इसी तरीके से संक्षेप में हाँ, सीताध्यक्ष याद आ गया। सीताध्यक्ष, इसी तरीके से दूसरा क्या होता था, अकराध्यक्ष। हाँ, और सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ये 3 अध्यक्ष बड़े नामी गिरामी हैं। और चौथा आपका ये हो गया सीताध्यक्ष, अकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष और एक शुल्काध्यक्ष हम आप चर्चा कर रहे हैं। शुल्काध्यक्ष ये कुछ महत्वपूर्ण है। सीताध्यक्ष सीता माता के नाम पे है। सीताध्यक्ष जो चीफ ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था, चीफ ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग का प्रधान होता था, उसे सीताध्यक्ष कहते थे। याद रखिएगा, ये चीफ ऑफ माइनिंग, ये जो खनन का मुखिया हुआ करता था, चीफ ऑफ माइनिंग, इसे हम अकराध्यक्ष कहते थे। ये लिखने के लिए नहीं, याद करने के लिए ज़्यादा है, इसीलिए घसीट के लिख दिया गया। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष का मतलब होता है चीफ ऑफ, वो जो देखता था, क्या देखता था, मुद्रा, मुद्रा विभाग का जो अध्यक्ष था, जो करेंसी का जो चीफ हुआ करता था, वो लक्षणाध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष का मतलब ये साहब जो है, ये प्रधान थे किसके, व्यापारी कर जो लगता था, ट्रेड टैक्स कह लीजिए, टीटी आजकल का, उसके अध्यक्ष लगाए हुआ है। शुल्क व्यापारी कर के अध्यक्ष, ये लक्षणा, लक्षण का मतलब लक्षण मत समझिएगा, ये मुद्रा से इसका मतलब करेंसी से, अकराध्यक्ष माइनिंग से, और सीताध्यक्ष बहुत एग्जाम में आता है। ये रही संक्षेप में बातें, आप इसको विस्तार में पढ़िए। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद।